हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम है शकील अहमद। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स अंडरस्टैंड फार्मा पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बेसिकली मैं डिस्कस करने वाला हूं पार्ट 5 हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज़ का, जो हमने स्टार्ट की हुई है नाइपर जेडबलई एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज में बेसिकली हम उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाइपर जेडबलई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिन पे मोस्टली क्वेश्चन आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के, तो मोस्टली क्वेश्चन इन टॉपिक से आए हुए हैं। तो इससे पहले भी फ्रेंड्स हम रेगुलेटरी के पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। 4 पार्ट ऑलरेडी हमने अपलोड किए हुए हैं। आप चाहें तो उन पार्ट्स को भी जाकर देख सकते हैं, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज से रिलेटेड और उनका नोमेनक्लेचर। यानी कि यहाँ पे हम उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे जो ऑलरेडी नाइपर जेडबलई एग्जाम में जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिन टॉपिक से पूछे गए हैं, तो हम उन सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप डेफिनेटली टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर दें, क्योंकि इस लेक्चर की पीडीएफ भी मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। क्योंकि फ्रेंड्स, इसमें कुछ टेबल्स हैं जो आपको याद करनी होंगी, कुछ डेटा है जो आपको डेफिनेटली याद करना होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसकी पीडीएफ डेफिनेटली आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए फ्रेंड्स, इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लें और उन चीज़ों को याद कर लें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती क्या है फ्रेंड्स। अगर आप, जैसा कि फ्रेंड्स नेम ही सजेस्ट कर रहा है, मोनोक्लोनल मीन्स फ्रेंड्स, मोनो मीन्स कि ये मोनोस्पेसिफिक है एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए। आप यहाँ पे देखिए कि हाईली स्पेसिफिक अगेन से सिंगल एंटीजन। तो फ्रेंड्स, ऐसी एंटीबॉडीज़, अब एंटीबॉडीज़ फ्रेंड दो तरह की होती हैं, हमें पता भी है, पॉलीक्लोनल एंड मोनोक्लोनल। तो पॉलीक्लोनल में फ्रेंड्स यही है कि वो डिफरेंट टारगेट जो एंटीजन है उनको टारगेट करती हैं। लेकिन मोनोक्लोनल की अगर हम बात करें, मोनोस्पेसिफिक है, यानी कि एक पर्टिकुलर एंटीजन को ही टारगेट करेगी वो एंटीबॉडी। ये एकदम प्योर फॉर्म में होती हैं फ्रेंड्स। अब इनका क्या है फ्रेंड्स कि इनको प्रिपेयर किया जा सकता है अनलिमिटेड सप्लाई में। अब अनलिमिटेड सप्लाई में इनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है फ्रेंड्स, इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब जैसा कि मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि ये मोनोस्पेसिफिक है, तो ये उन डिजीज़ में मोस्टली यूज़फुल हैं जिन डिजीज़ में जो हमारा टारगेट है वो सिंगल कॉज है। यानी कि उन डिजीज़ में इन विच द सिंपल एंटीजन इज ए कॉज, यानी कि जहाँ पे एंटीजन जो है वो सिंगल है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। यानी कि उन डिजीज़ में ये हेल्पफुल रहेगी। अब फ्रेंड्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज से रिलेटेड एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, इनका प्रोडक्शन जो होता है वो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से होता है, जिसको इन्वेंट किया था कॉलर एल माइंस्टॉल ने इन 1975। तो फ्रेंड्स, ये डेट आप करेक्ट कर लें कि 1975 में इसको इन्वेंट किया गया, कि जिससे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन कर सकते हैं। हम आगे इसको थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें आखिर हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को प्रोडक्शन कैसे करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप देखें कि 1975 में हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ, उसके जस्ट 1 डिकेड आफ्टर आप देखें कि सबसे पहली जो माउस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थी, उसको अप्रूवल मिल गया इन 1986। आप देखें उसका नाम था म्यूरोमोमा, एंड उसी को ऑर्थोक्लोन या OKT3 के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, 1 डिकेड, यानी कि यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो अप्रूवल की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। अगर इसके हम प्रोडक्शन की बात करें तो वो प्रोडक्शन इससे भी पहले इसका हो चुका था। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यानी कि 1 डिकेड के अंदर जब हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ, उसके 1 डिकेड लेटर एक अप्रूवल मिल गया फर्स्ट माउस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को। अब फ्रेंड्स, इन माउस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के साथ कुछ प्रॉब्लम थी, हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या प्रॉब्लम थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए फर्दर टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ, उसके साथ साथ दूसरी एंटीबॉडीज़ का डेवलपमेंट हुआ, लाइक काइमराइजेशन एंड हुआ, ह्यूमनाइजेशन हुआ। अब बहुत सारे अलग दूसरी माउस, यानी कि आप देखें कि ट्रांसजेनिक माउस यूज किए गए, उसी के साथ फेस डिस्प्ले टेक्निक आई। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या हुआ कि एडवांसमेंट हो गया और फुल्ली ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डेवलप्ड हो गई। तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स कि ये सीक्वेंस कैसे चला, क्या क्या प्रॉब्लम थी, क्यों आखिर फुल्ली ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का डेवलपमेंट हुआ। तो फ्रेंड्स, इसके बाद चलता हूँ मैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको जस्ट एक ब्रीफ में थोड़ा सा यहाँ पे बताऊँगा कि आखिर हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में जो प्रोसेस है वो क्या है और कैसे उसको यूज में लिया जाता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन में। तो फ्रेंड्स, आपको जो यहाँ पे याद रखनी है आप कि हमें क्या करना है कि जो हमारा टारगेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि जो हमारा जो इस
एंटीजन के अगेंस्ट हमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस करानी है। उस एंटीबॉडी को हम क्या करेंगे, या उस एंटीजन को फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि हम माउस के अंदर इंजेक्ट करेंगे। अब फ्रेंड्स एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद होगा क्या कि ये माउस है जो वो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट कर लेगा फ्रेंड्स। तो एंटीबॉडी जनरेट करने के बाद क्योंकि होगा क्या, यहाँ पे हमें मोस्टली जो बी सेल हैं, यानी कि बी सेल जब फ्रेंड्स मैच्योर होंगी तो वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होंगी और वही फाइनली प्रोड्यूस करेंगी एंटीबॉडी। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद इस माउस को सेक्रीफाइस करेंगे। सेक्रीफाइस करने के बाद फ्रेंड्स होगा क्या कि इसकी स्प्लिनोसाइट हम आइसोलेट करेंगे। उन स्प्लिनोसाइट से हम जो बी सेल हैं उनको आइसोलेट कर लेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे इन बी सेल के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो लाइफ है वो बहुत शॉर्ट स्पैन लाइफ है। यानी कि अब यहाँ पे देखें कि ये एंटीबॉडी तो प्रोड्यूस कर रही हैं लेकिन इनकी लाइफ बहुत कम है। ऑन द अदर हैंड हम एक दूसरी तरफ देखें कि हम माइलोमा सेल लेंगे फ्रेंड्स। अब माइलोमा सेल फ्रेंड्स ये कैंसरस सेल है, बी सेल लिम्फोमा वाली सेल है। अब इन सेल के पास एक एबिलिटी है फ्रेंड्स कि ये सेल इमोर्टल है, यानी कि ये सेल अमर है, ये डाई नहीं होने वाली इनके पास। लेकिन फ्रेंड्स इनके पास एक जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं है। यानी कि अब हमारे पास फ्रेंड्स दो सेल हैं। अब आप देखें कि हमारे पास जो प्लाज्मा सेल हैं वो ऐसी सेल हैं जिनकी हाफ लाइफ है जो, या लाइफ है वो कम है, लेकिन वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकती हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें माइलोमा सेल हैं जो, उनके पास इमोर्टल है वो, लेकिन एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो फ्रेंड्स बेसिकली यहीं पे मेन जो कंसेप्ट है वो आता है कि क्यों ना इन दोनों सेल्स को कंबाइन कर दिया जाए, प्लाज्मा सेल एज वेल एज माइलोमा सेल को, और एक ऐसी फाइनली सेल बना दी जाए जिससे एक कंटिन्यूस हमें सप्लाई मिले, यानी कि इमोर्टल सेल बनेगी तो उससे हमें कंटिन्यूस सप्लाई मिलेगी एंटीबॉडीज़ की। अब फ्रेंड्स यही कंसेप्ट है बेसिकली, इनको दोनों को फ्यूज किया जाता है और फ्यूज करने के बाद हमें एक पर्टिकुलर सेल मिलती है जिसको हम हाइब्रिडोमा सेल बोलते हैं। अब यही सेल फर्दर यूज की जाती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के लिए। अब लेकिन इसका बेसिक आइडिया क्या है फ्रेंड्स वो मैं आपको बता देता हूं कि अब देखें आप, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि जो माइलोमा सेल होती है वो HGPRT नेगेटिव होती हैं। अब HGPRT क्या है फ्रेंड्स वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने लिखा हुआ है हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। अब फ्रेंड्स ये एक एंजाइम है। अब इसको आपको याद रखना है कि जो माइलोमा सेल है फ्रेंड्स वो HGPRT डेफिशिएंट होती हैं, जबकि जो प्लाज्मा सेल हैं वो HGPRT पॉजिटिव सेल हैं। अब होगा क्या फ्रेंड्स, आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि जो भी न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस होता है फ्रेंड्स वो दो पाथवे के थ्रू होता है, जो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, साल्वेज पाथवे और डी नोवो पाथवे। लेकिन अब होगा क्या कि हम जो इनकी स्क्रीनिंग करते हैं, जो सिलेक्शन मीडिया यूज़ करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के सिलेक्शन के लिए, यानी कि हम सेलेक्ट कैसे करेंगे फ्रेंड्स, हमें बहुत टाइप की सेल मिलेंगी कि कुछ ऐसी सेल मिलेंगी जो फ्यूज हो चुकी हैं, कुछ ऐसी सेल मिलेंगी जो अनफ्यूज्ड हैं। तो हम बेसिकली सिलेक्ट कैसे करेंगे कि कौन सी सेल फ्यूज्ड है, यानी कि कौन सी सेल इनमें से हाइब्रिडोमा सेल है। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम एक मीडियम यूज करते हैं जिसको हम हैट मीडियम कहते हैं, यानी कि हाइपोजेंथिन एमिनोप्टेरिन थाइमिडीन। तो इस मीडियम को हम यूज करते हैं एज ए सिलेक्शन मीडियम टू सेलेक्ट द हाइब्रिडोमा सेल। तो अब होगा क्या फ्रेंड्स, अब जो हैट मीडियम के अंदर एमिनोप्टेरिन है फ्रेंड्स वो क्या करता है, बेसिकली वो इनहिबिट करता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। और आपने फ्रेंड जब सल्फोनामाइड वगैरह पढ़ी होंगी तो वहाँ पे भी आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा कि जो फॉलिक एसिड पाथवे है उसको सल्फोनामाइड्स इनहिबिट करती हैं, तो अल्टीमेटली न्यूक्लियोटाइड का जो प्रोसेस है वो, जो सिंथेसिस है वो इनहिबिट हो जाती है। तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स अब बचता क्या है, अब हमारे पास एक साल्वेज पाथवे बचता है, यानी कि यहाँ पे हैट मीडिया यूज करने की वजह से हम जो सेल्स हैं वो डिनोवोस पाथवे में तो नहीं जा सकती, लेकिन अब जो पाथवे बचा है साल्वेज पाथवे बचा है। लेकिन फ्रेंड्स साल्वेज पाथवे के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि HGPRT पॉजिटिव सेल्स होनी चाहिए, यानी कि अगर सेल के पास HGPRT एंजाइम है तो वो साल्वेज पाथवे को फॉलो कर सकती हैं। अब फ्रेंड्स आप देखें कि माइलोमा सेल हैं जो वो HGPRT नेगेटिव हैं, तो इसका मतलब अगर हम इनको हैट मीडियम में डालेंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगी और अल्टीमेटली डाई हो जाएंगी। उसके बाद अगर बी सेल की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो बी सेल सर्वाइव तो करेंगी लेकिन उनकी जो लाइफ है वो ऑलरेडी बहुत शॉर्ट है। तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स फाइनली होगा क्या, जब इनका फ्यूजन होगा। अब फ्यूजन के लिए फ्रेंड्स हम या तो कोई फ्यूजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं लाइक पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, या फ्यूजन वायरस भी होते हैं लाइक सेंडाई वायरस, वो यूज कर सकते हैं इन दोनों को फ्यूजन के लिए और हाइब्रिडोमा सेल बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे होगा क्या कि जो प्लाज्मा सेल और जो माइलोमा सेल कंबाइन होंगी तो एक हाइब्रिडोमा सेल बनेगी। अब इस हाइब्रिडोमा सेल में जो HGPRT एंजाइम जो है उसका जो जीनोम है वो प्लाज्मा सेल से आएगा, यानी कि ये कंप्लीट जो सेल है वो HGPRT पॉजिटिव बन जाएगी। इस केस में फ्रेंड्स होगा क्या कि ये सेल सर्वाइव करेगी। अब यानी कि हमारे पास जो हैट मीडियम के अंदर सर्वाइव सेल बची है वो हाइब्रिडोमा ही सेल है। अब इसी हाइब्रिडोमा सेल को फर्दर हम डाइल्यूट करेंगे और डाइल्यूट फ्रेंड इस
तरह करेंगे कि हमारे पास जो एक वेल में, यहाँ पे आप वेल देख रहे हैं, एक वेल में फ्रेंड्स एक सिंगल सेल बचे, यानी कि हमें चाहिए क्या कि मोनोक्लोनल, क्योंकि फ्रेंड्स एक सिंगल सेल जब हमें मिलेगी तो हम फर्दर उससे डिटेक्शन करेंगे एंटीबॉडी, अपनी एंटीबॉडीज़ का जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि टेस्ट रिएक्शन सुपरनेटेंट फॉर एंटीबॉडीज़, यानी कि हम देखेंगे कि जो हमारा सुपरनेटेंट है उसमें हमारी जो एंटीबॉडी है अगेंस्ट टारगेट ऑफ इंटरेस्ट के अगेंस्ट वो है या नहीं है। यानी कि एक सेल को सेलेक्ट करने का बेसिक क्राइटेरिया यही है कि फ्रेंड्स अगर सिंगल सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही है तो वो सेम टाइप की एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, तो और वो जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है वो सेम टाइप के एंटीजन के अगेंस्ट एक्टिव होगी। तो इस तरह फ्रेंड्स इसी को हम क्या बोलते हैं, मोनोक्लोनल, यानी कि उसमें मोनोस्पेसिफिसिटी आ जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स होगा क्या कि इसी को हम एक्सपेंड करेंगे फर्दर, जैसे यहाँ पे आप देखें कि रेड कलर में आपको दिख रहा है कि एक हमें क्लोन मिल चुका है, इसी को हम एक्सपेंड कर रहे हैं और इसी का हम प्रोपगेशन कर रहे हैं। प्रोपगेशन के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसमें इन विट्रो और इन विवो हम जाएंगे और फाइनली हमें जो लास्ट में हम देखेंगे कि वहाँ पे हमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ मिल चुकी हैं। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट जो सीक्वेंस था कि कैसे हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए। इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स जो मैं बता चुका हूँ कि माइलोमा सेल्स हैं जो वो HGPRT नेगेटिव होती हैं, प्लाज्मा सेल्स हैं जो HGPRT पॉजिटिव होती हैं। उसके बाद जो सिलेक्शन मीडिया है वो हैट मीडियम यूज़ किया जाता है। हैट मीडियम में जो एमिनोप्टेरिन है वो किसको इनहिबिट करता है वो चीज़ आपको याद रख लेनी है। दो पाथवे कौन कौन से हैं न्यूक्लियोटाइड के और किस पाथवे में बेसिकली ये फॉलो करता है, यहाँ पे आपको ये चीज़ फ्रेंड्स अच्छे से याद रख लेनी है। जो ये सेल है हाइब्रिडोमा ये साल्वेज पाथवे को फॉलो करते हुए फर्दर सिंथेसिस जो हो रही है फ्रेंड्स वो कर रही है, यानी कि डी नोवो पाथवे तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑलरेडी इनहिबिट हो चुका है क्योंकि हैट मीडियम हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको याद रखना है एक और चीज़ इंपॉर्टेंट कि जो हाइब्रिडोमा टर्म है वो किसने कॉइन की, लियोनार्ड हर्जेनबर्ग ने, इन जो कि एक सीजार माइलस्टोन जिसने ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि डेवलप किया, इन्वेंट किया हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को, तो इन्हीं के लैब में ये एक स्टूडेंट थे तो इन्होंने इसको टर्म को कॉइन किया। अब एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है कि मिक्सिंग रेशियो क्या होगा कि स्प्लीन जो सेल ले रहे हैं और ट्यूमर सेल जो हम ले रहे हैं उनका रेशियो 5:1 to 2:1 रहेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से कैसे इसको यूज किया जाता है। अब फ्रेंड्स आप देखें कि हमारे पास जो माइलोमा सेल यानी कि हाइब्रिडोमा सेल है वो इमोर्टल है तो फ्रेंड्स हमें लॉन्ग लास्टिंग यानी कि अनलिमिटेड सप्लाई हमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की मिलेगी, जो हमने ऑलरेडी पॉइंट डिस्कस किया था कि इन्हें हम प्रिपेयर कर सकते हैं अनलिमिटेड सप्लाई में। तो उसी के पीछे रीजन फ्रेंड्स यही था कि हम इसमें कैंसरस सेल यूज करते हैं, इसीलिए हमें अनलिमिटेड सप्लाई मिलती है। तो उसके बाद फ्रेंड्स उम्मीद है ये सब आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स आगे का जो पार्ट है फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें हमें डिस्कस करनी है लाइक काइमराइजेशन क्या होता है, ह्यूमनाइजेशन क्या होता है, ह्यूमनाइज एंटीबॉडी किस किस से मिक्स होकर बनती है, कौन कौन सी एंटीबॉडी का कम्बिनेशन होता है। तो उस चीज़ को डिस्कस करने से पहले फ्रेंड्स हमें थोड़ा सा एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद में रखनी है ताकि हम उन टर्म को समझ पाएँ। तो फ्रेंड्स मोस्टली हम सब एंटीबॉडीज़ का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानते हैं कि इसमें दो चेन होती हैं, लाइट चेन एंड हैवी चेन। अब देखें हैवी चेन और लाइट चेन, अब इसमें फ्रेंड्स होते क्या हैं, दो पार्ट अगर आप देखें कि सबसे पहले जो FAB पोर्शन होता है जो एंटीबॉडी बाइंडिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसके बाद FC पोर्शन होता है जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब फ्रेंड्स ये मैं आगे थोड़ा सा डिस्कस कर लूँगा आपके साथ कि FAB फ्रेगमेंट और FC फ्रेगमेंट क्या होता है। उसी के बाद फ्रेंड्स आप देखें कि इसमें कुछ कॉन्स्टेंट रीजन होते हैं, कुछ वेरिएबल रीजन होते हैं। आप यहाँ पर देखें कि VL जो है वेरिएबल रीजन है लाइट चेन का, जो VH है वो वेरिएबल रीजन है हैवी चेन का। उसके बाद कुछ कांस्टेंट रीजन होते हैं, आप देखें यहाँ पे 3 कांस्टेंट रीजन आपको देखने को मिल रहे हैं, CH1 CH2 एंड CH3। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आप याद रख लें फ्रेंड्स कि हमने जो मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज़ डिस्कस की हैं 5 टाइप की एंटीबॉडीज़ यानी कि IgG, IgA, IgM, IgE एंड IgD। इनमें फ्रेंड्स दो एंटीबॉडी हैं यानी कि IgM और IgE। इनमें फ्रेंड्स आपको 4 कांस्टेंट रीजन देखने को मिलेंगे हैवी चेन के अंदर। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है फ्रेंड्स। उसके अलावा जितनी भी एंटीबॉडी यानी कि 3 एंटीबॉडी जो बची हैं फ्रेंड्स, उनके अंदर आप देखें कि उनके अंदर आपको 3 कांस्टेंट रीजन देखने को मिलेंगे जैसा कि यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं कि इसमें इंट्राचैन और इंटरचैन डाइसल्फाइड लिंकेज होते हैं। इंट्राचैन मींस फ्रेंड्स की 2 कांस्टेंट रीजन को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हैवी चैन में कनेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद इंटरचैन की बात करें कि 2 डिफरेंट चैन को जो कनेक्ट कर रहे हैं, लाइक यहाँ पे देखें आप कि 2 हैवी चैन को कनेक्ट किया जा रहा है इंटरचैन डाइसल्फाइड से, और यहाँ पे आप देखें कि हैवी और लाइट चैन को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हिंज रीजन होता है, आप देखें कि ये वाला हिंज रीजन है। हिंज रीजन फ्रेंड्स क्या करता है कि इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है एंटीबॉडी को। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं पेपेन और पेप्सिन के बारे में कि वो कहाँ पे कट करती हैं, तो वो चीज़ भी आपको अच्छे से याद रख लेनी है। अब
अब फाइनली अगर हम बात करें कि फ्रेंड्स जो एंटीबॉडी को स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड कराता है, यानी कि एंटीबॉडी जो एक पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट वर्क करती है, उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है ये जो वेरिएबल रीजन है फ्रेंड्स, लाइट चेन और हैवी चेन का। इसमें भी फ्रेंड्स एक पर्टिकुलर रीजन है जिसे हम CDR बोलते हैं, उसे आगे मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। वो मोस्टली हाइपर वेरिएबल रीजन होता है जो डिसाइड करता है एंटीबॉडी की स्पेसिफिसिटी। यानी कि अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं फ्रेंड्स। आगे आप देखें फ्रेंड्स कि जो मैंने बताया कि वेरिएबल रीजन एक बहुत बड़ी टर्म है फ्रेंड्स, कि वेरिएबल रीजन आपको एंटीबॉडी को स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड कराता है, वो ठीक है, लेकिन वेरिएबल रीजन के अंदर भी फ्रेंड्स हाइपर वेरिएबल रीजन होता है जिसे हम CDR बोलते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन, और वही रीजन है जो बेसिकली एंटीबॉडी की स्पेसिफिसिटी को डिनोट करता है। तो इसी को फ्रेंड्स आप याद रख लें कि CDR क्या होता है, क्योंकि आगे हम जब आपको बताएंगे कि ह्यूमनाइज एंटीबॉडी क्या होती हैं तो वहाँ पर आपको CDR का यूज होने वाला है। और वेरिएबल रीजन का भी ऑलरेडी काइमेरिक जो एंटीबॉडी है उसमें हम आपको बताएंगे कि वेरिएबल रीजन को कैसे यूज किया गया। उसके बाद फ्रेंड्स जैसा मैं बोल रहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि जो पेपिन है और पेप्सिन है वो कहाँ पे कट करते हैं, ये चीज़ आपको अच्छे से याद रख लेनी है फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये चीज़ें पूछ ली गई हैं। अब अगर आप देखें कि जो पेप्सिन है, अगर पेप्सिन फ्रेंड्स क्लीव करेगा तो पेप्सिन के क्लीव करने का जो साइट है वो हिंज रीजन से बिलो है, यानी कि वो हिंज रीजन के नीचे कट करेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स फिर आपको देखने को क्या मिलेगा, जो प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे वो FAB2 फ्रेगमेंट देखने को मिलेगा, उसके बाद 2 FC फ्रेगमेंट देखने को मिलेंगे। यानी कि FC फ्रेगमेंट आप देखें कि डाइसल्फाइड जो लिंक है, डाइसल्फाइड जो चैन है उसके नीचे से ये कट कर रहा है, तो यहाँ पे फ्रेंड जो नीचे वाली जो FC पोर्शन है वो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, यानी कि 2 FC फ्रेगमेंट मिलेंगे, उसके बाद एक FAB2 फ्रेगमेंट मिलेगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें कि पेपेन जो क्लीवेज करेगा तो फ्रेंड्स पेपेन क्लीवेज करेगा हिंज रीजन के एबो, यानी कि अब हिंज रीजन के एबो ये कनेक्ट करेगा, तो इस कंडीशन में आपको 2 FAB फ्रेगमेंट देखने को मिलेंगे जबकि एक FC फ्रेगमेंट देखने को मिलेगा। ये चीज़ आपको याद रख लेनी है अच्छे से। उसके बाद फ्रेंड्स ये सारा डिस्कशन होने के बाद अब हम चलते हैं नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो नोमेनक्लेचर में फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे काइमराइजेशन और ह्यूमनाइजेशन। उसके बाद हम फाइनली आएंगे एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करने की कैसे हम इनको नोमेनक्लेचर करते हैं, एग्जाम्पल के साथ हम वो चीज़ें देखेंगे। तो फ्रेंड्स बेसिकली जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का नेम होता है वो 4 चीज़ों से मिलकर बनता है। आप देखें कि उसमें प्रीफिक्स होती है, उसी के साथ वहाँ पे टारगेट, सोर्स प्लस सफिक्स। सफिक्स मोस्टली जो होता है वो मैब होता है, जैसे कि आप देखें टेक्लिजुमाब है, यानी कि माप जो आप देखेंगे वो सारी मोस्टली, यानी कि ये मोस्टली है फ्रेंड्स, इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे आप देखें कि एनाकिनरा है, इटानरसेप्ट है, वो भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, लेकिन वहाँ पे आपको मैप देखने को नहीं मिल रहा। यानी कि मोस्टली इसलिए बोल रहे हैं, कुछ एक्सेप्शन है, यानी कि मोस्टली आप देखें सारी जितनी भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं उनमें आपको लास्ट में जो सफिक्स मिलेगा वो मैप मिलेगा। अब प्रीफिक्स क्या होता है फ्रेंड्स, प्रीफिक्स कंपनी का ही एक कोड होता है, जो पर्टिकुलर कंपनी अपने एक कोड दे देती है किसी अपनी एंटीबॉडी को, जो उसे मैन्युफैक्चर करती है, जो उसे डेवलप करती है। उसके बाद फ्रेंड्स जो सेकंड चीज़ इसमें होती है टारगेट, यानी कि एंटीबॉडी किस चीज़ को टारगेट कर रही है। अगर वो बोन को टारगेट कर रही है तो वहाँ पे आपको O देखने को मिलेगा, कार्डियोवास्कुलर के लिए आप C देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड ब्रैकेट में जो SI वगैरह आप देख रहे हैं ये वो हैं कि मोस्टली जो एंटीबॉडीज़ के नाम के साथ एसोसिएटेड होती हैं, ये भी मोस्टली हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। आप देखें कि I इतनों के साथ एसोसिएटेड है, तो I हम बोल सकते हैं कि अगर जहाँ पे आपको कार्डियोवास्कुलर दिखेगा मोस्टली वहाँ पे C के साथ आपको I भी मिलेगा। उसके बाद अगर आपकी एंटीबॉडी मोनोक्लोनल इम्यूनोमोडुलेटर है तो वहाँ पे आपको L देखने को मिलेगा। इंटरल्यूकिन को अगर टारगेट कर रही है तो K देखने को मिलेगा। अगर ट्यूमर की बात करें तो T देखने को मिलेगा, उसी के साथ आपको मोस्टली एसोसिएटेड मिलेगा U। वहीं पे अगर वायरस को टारगेट कर रही है तो V, उसके साथ I। ये तो हो गया फ्रेंड्स एंटीबॉडी का टारगेट, इसे हम आगे भी जाकर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, और भी बहुत सारे इसके टर्म हैं, कौन कौन से टारगेट को अगर एंटीबॉडी टारगेट कर रही है तो वहाँ पे कौन से टर्म यूज होंगे। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स एंटीबॉडी सोर्स के साथ। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बहुत ब्रीफ में डिस्कस कर रहा हूँ, आगे मैं इनको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, और भी बहुत सारे सोर्स होते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम 4 सोर्स की बात कर रहे हैं। लाइक अगर एंटीबॉडी का सोर्स ह्यूमन है तो वहाँ पर आपको U देखने को मिलेगा, अगर ह्यूमनाइज एंटीबॉडी है तो ZU देखने को मिलेगा। उसी के बाद अगर काइमेरिक की बात करें तो काइमेरिक में आपको XI देखने को मिलेगा, और अगर रैट से एंटीबॉडी ऑब्टेन की गई है तो वहाँ पे आपको A देखने को मिलेगा। एंड फाइनली आप देखें कि मैब, यानी कि 4 चीज़ों से मिलकर अब कैसे बन रहा है वो आगे हम एग्जांपल के साथ डिस्कस भी करेंगे। तो उससे पहले लेकिन फ्रेंड्स ये जो टर्म हमने डिस्कस की है कि ह्यूमनाइज एंड काइमेरिक एंटीबॉडी, इनको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब फ्रेंड्स आप देखें कि जो माउस हाइब्रिडोमा है इसमें आप देखें कि आपको यहाँ पे माउस एंटीबॉडी दिख रही है, उसके बाद काइमेरिक एंटीबॉडी, ह्यूमनाइज एंटीबॉडी एंड फाइनली ह्यूमन एंटीबॉडी।
अब फ्रेंड्स इनिशियली जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है 1986 में जो अप्रूवल मिला फर्स्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को, वो माउस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थी। अब उसको थेरापेटिक यूज करने के साथ फ्रेंड्स कुछ वहाँ पे ड्रॉबैक मिल रहे थे, यानी कि कुछ आप बोल सकते हैं कि वहाँ पे कुछ लिमिटेशन थी। अब लिमिटेशन क्या थी फ्रेंड्स, कि अगर इस माउस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को हम यूज करते हैं एज ए थेरापेटिक, तो वहाँ पे हमें एक रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा था जिसे हम हामा रेस्पॉन्स बोलते हैं। यानी कि हामा रेस्पॉन्स मीन्स फ्रेंड्स HAMA, यानी कि ह्यूमन एंटी माउस एंटीबॉडी, यानी कि इस माउस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के अगेंस्ट जो हमारी बॉडी थी वो एंटीबॉडी जनरेट कर देती है, इसे एज ए फॉरेन समझती है। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में हो क्या रहा था कि ये थेरापेटिक यूज हो ही नहीं पा रही थी, इनकी जो हाफ लाइफ थी वो बहुत कम थी। जैसे ही हम बॉडी में इनको इंजेक्ट कर रहे थे, इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट हो रही थी और तुरंत के तुरंत इनको एलिमिनेट किया जा रहा था, इनको डिग्रेड कर दिया जा रहा था। तो इसके चलते हुए फ्रेंड्स हुआ क्या कि फर्दर इसको इन्हांस किया गया कि कैसे इस जो ये इम्यून रिएक्शन है इसको कैसे थोड़ा कम किया जा सकता है। तो उसकी कंडीशन में हुआ क्या फ्रेंड्स, काइमेरिक एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हुआ। अब काइमेरिक में आपको याद रखने वाली बात क्या है कि फ्रेंड्स जो कांस्टेंट रीजन है वो ह्यूमन एंटीबॉडी का लिया जाता है, उसी के बाद जो वेरिएबल रीजन है वो माउस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यानी कि आप इसको समझिए कि काइमेरिक एंटीबॉडी वो एंटीबॉडी है जिसमें जो कांस्टेंट रीजन यूज हुआ है वो ह्यूमन एंटीबॉडी का यूज हुआ है, जबकि जो वेरिएबल रीजन है यानी कि वेरिएबल हैवी और वेरिएबल लाइट वो जो यूज हुआ है वो माउस एंटीबॉडी का हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स येलो जो डिनोट कर रहा है वो माउस एंटीबॉडी को डिनोट कर रहा है, यानी कि माउस हाइब्रिडोमा को, जबकि आप ये वाला पोर्शन देखें जो ह्यूमन एंटीबॉडी है जो उसका पोर्शन है। अब फ्रेंड्स इसके साथ भी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि यहाँ पे भी एक तरह का हाका रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा था जिसे हम ह्यूमन एंटी काइमेरिक एंटीबॉडी बोल सकते हैं। इसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बॉडी प्रोड्यूस कर रही थी। तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे आप देखें कि इसकी हाफ लाइफ जो थी वो बहुत ही कम थी और जो रेस्पॉन्स था वो टारगेट स्पेसिफिसिटी थी वो नहीं आ रही थी, क्योंकि फ्रेंड जैसे ही इंजेक्ट कर रहे थे एंटीबॉडी जनरेट हो रही थी और ये डिग्रेड हो रही थी, तो वहाँ पे हम इसको थेरापेटिक यूज करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो फाइनली क्या हुआ फ्रेंड्स, और ज़्यादा इम्यून रिएक्टिविटी थी जो ये फॉरेन कंसीडर कर रही थी बॉडी, इसे और ज़्यादा रिड्यूस करने के लिए फाइनली हुआ क्या, ह्यूमनाइज एंटीबॉडी बनाई गई। अब फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया कि वेरिएबल रीजन के अंदर भी हाइपर वेरिएबल रीजन होता है जिसे हम CDR बोलते हैं, और 3 CDR रीजन मोस्टली होते हैं, CDR 1 2 3। तो फ्रेंड्स ह्यूमनाइज एंटीबॉडी के अंदर क्या हुआ, सारा का सारा पार्ट ह्यूमन का लिया गया एक्सेप्ट CDR रीजन, यानी कि जो CDR रीजन यूज़ किया गया वो माउस जो हाइब्रिडोमा है उसका यूज किया गया, उसके बाद जितना भी पोर्शन था वो ह्यूमन का यूज किया गया, एंड फाइनली हमें ह्यूमनाइज एंटीबॉडी मिल गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्रॉस रिएक्टिविटी थी वो बहुत कम थी, इम्यून रिएक्शन थी जो वो बहुत कम देखने को मिल रही थी, और उसके बाद भी फाइनली आप देखें कि फ्रेंड्स एक ह्यूमन एंटीबॉडी कंप्लीट आपको देखने को मिली साइंस के डेवलपमेंट के साथ साथ। अब यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ टेक्निक दी हुई हैं, लाइक ट्रांसजेनिक माउस कैसे यूज किया जाता है, इन विट्रो एंटीबॉडी जो लाइब्रेरीज़ हैं वो क्या होती हैं फ्रेंड्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, CDR जो ग्राफ्टिंग है वो कैसे होती है फ्रेंड्स। ये हम इन फ्यूचर जब हम हाइब्रिडोमा हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ पे बात करेंगे तो इन फ्यूचर तो हम इसको डेफिनेटली डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखना है कि काइमेरिक एंटीबॉडी मीन्स ह्यूमन और माउस एंटीबॉडी है, लेकिन ऑन स्पेसिफिक अगर बोले हम बिल्कुल स्पेसिफिक अगर हम रखें कि क्या होती हैं, तो हमें याद रखना है कि अगर ह्यूमन का जो कांस्टेंट रीजन है वो यूज किया जाए और वेरिएबल रीजन माउस एंटीबॉडी का लिया जाए तो उसे हम काइमेरिक एंटीबॉडी बोलते हैं, जबकि ह्यूमनाइज एंटीबॉडी में क्या होता है कि माउस का जो CDR रीजन है वो यूज किया जाए और बाकी सारा रीजन है जो वो ह्यूमन का यूज किया जाए, तो इसको हम ह्यूमनाइज एंटीबॉडी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं मेन क्लासिफिकेशन की तरफ, यानी कि हमारी जो प्रीफिक्स प्लस टारगेट और स्पीसीज कहाँ से सोर्स है हमारा, उसके बाद फाइनली हमारा जो सफिक्स था वो हम पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे टारगेट क्लास और उसकी सोर्स। तो फ्रेंड्स आप देखें कि हम अगर B आपको वहाँ पे दिख रहा है तो बैक्टीरियल है, AM दिखे तो अमाइलोइडोसिस है, CI में अगर हम बात करें कि वो कार्डियोवास्कुलर को टारगेट कर रही है, F अगर आप देखें कि फंगल को, हम फ्रेंड्स एग्जाम्पल के साथ आगे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम इनको पहचानेंगे कि कैसे ये टर्म कहाँ पे इंक्लूड हो रही हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही अगर आप देखें GR तो GR में फ्रेंड्स ये ग्रोथ फैक्टर और रिसेप्टर्स को टारगेट कर रही हैं यहाँ पे। K में देखें KI इंटरल्यूकिन्स के रिलेटेड है, वहीं पे LI देखें तो इम्यूनोमोडुलेटिंग है, N में बात करें न्यूरोनल, S बॉन, उसके बाद फ्रेंड TOX अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पे टॉक्सिन को टारगेट कर रही है,
टी जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टी के साथ मोस्टली एसोसिएटेड रहेगा यू, तो वहाँ पे ट्यूमर, एंड वी वायरल। तो ये तो थे फ्रेंड्स कि टारगेट करने की जो टर्म थी वो टर्मिनोलॉजी थी ये। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सोर्स क्या है, सोर्स में हम ए डिस्कस कर चुके हैं, रैट से मिलेगा। लेकिन एक्सो अगर आ रहा है तो रैट माउस हाइब्रिड है, यानी कि फ्रेंड्स अभी जो हमने बात की ह्यूमनाइज में, तो वहाँ पे क्या हो रहा था फ्रेंड्स, ह्यूमन माउस हाइब्रिड थी। यहाँ पे ए एक्स ओ अगर आपको देखने को मिल रहा है तो रैट माउस हाइब्रिड है। सी से अगर हम बात करें, हैमस्टर से मिल रही है। आई में हम देखें प्राइमेट से मिलेगी, ओ में माउस से, यू में ह्यूमन। वीईटी अगर आपको कहीं पे भी दिख रहा है फ्रेंड्स, ये वेटरनरी यूज़ है। एक्सआई में अगर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, काइमेरिक एंटीबॉडी रहेगी। लेकिन अब यहाँ पे आप देखें एक्सआई प्लस जेडयू, जेडयू हम यहाँ पे देखें कि ह्यूमनाइज है, एक्सआई जो हमारा है काइमेरिक है, यानी कि इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो काइमेरिक प्लस ह्यूमनाइज, यानी कि काइमेरिक ह्यूमनाइज एंटीबॉडी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स ये तो थे कि जो कुछ टर्मिनोलॉजी थे। अब फ्रेंड्स इनके ही कुछ एग्जाम्पल के साथ हम डिस्कस कर सकें। यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल रखे हुए हैं फ्रेंड्स, ये आप देखें कि डिक्रीजिंग लाइक्लीहुड ऑफ इम्यून रिएक्शन टुवर्ड द एंटीबॉडी, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हाका और हामा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा था फ्रेंड्स। तो उसी को विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस के साथ साथ क्या हुआ फ्रेंड्स, कम किया गया। तो वही चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर कम हुई कैसे वो चीज़ें। अब फ्रेंड्स पहली माउस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि 1975 में आप देखें कि यहाँ पे इसको बना दिया गया था। जैसे ही माइलस्टोन और कोलार ने जो टेक्निक बनाई हाइब्रिडोमा, उसी टाइम पे वहाँ पे उसको डेवलप किया कर दिया गया था फ्रेंड्स। लेकिन इसको अप्रूवल जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो 1986 में एफडीए अप्रूवल इसको मिला। तो यहाँ पे देखें फ्रेंड्स म्यूरोमोमाब, म्यूरोमोमाब में आप देखें कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ओ देखने को मिल रहा है। अब इस ओ को हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि जहाँ पे आपको ओ देखने को मिल जाए, यानी कि उसका सोर्स क्या होगा फ्रेंड्स, उसका सोर्स आप देखें कि माउस होगा। हम ऑलरेडी ये चीज़ आपको अभी हमने जो पीछे डिस्कस किया वो यही चीज़ डिस्कस किया। आप इसको कैसे आगे भी मैं फ्रेंड्स इसको अच्छे से और डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे जो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे कि काइमेरिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आई। अब काइमेरिक मोनोक्लोनल जो यहाँ पे डेट डली हुई है फ्रेंड्स, आप ये जो नीचे की तरफ डेट देख रहे हैं, ये डेट है कि ये कब बनी, इनके अप्रूवल की डेट नहीं है फ्रेंड्स, इनके अप्रूवल की डेट। और लाइक हम इसके बात करें रिटुक्सिमाब की, जो रिटुक्सेन है, इसमें आप देखें कि एक्सआई आपको देखने को मिल रहा है और टीयू देखने को मिल रहा है। टीयू मीन्स कि ये ट्यूमर के लिए स्पेसिफिक है फ्रेंड्स, ट्यूमर को टारगेट करेगी। और एक्सआई जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये काइमेरिक एंटीबॉडी है। अब फ्रेंड्स ये 1984 में बनी, लेकिन इसको अप्रूवल जो फ्रेंड्स मिला वो 1994 के अंदर मिला। ये चीज़ आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, ये जो डेट है ये डेट ऑफ इनकी जो प्रोडक्शन की है, जो सिंथेसिस की डेट है वो डेट है, जबकि इनके अप्रूवल की डेट डिफरेंट है। यानी कि अब इसके आगे हम बात करें फ्रेंड्स कि आप देखें कि यहाँ पे ह्यूमनाइज एंटीबॉडी देखने को मिली बेवासीजुमाब। बेवासीजुमाब में आप देखें वी ए के बाद आप देखें CI देखने को मिल रहा है, यानी कि कार्डियोवास्कुलर के लिए है। उसके बाद जेडयू देखें तो आप ये ह्यूमनाइज है। अब फ्रेंड्स इसका जो सिंथेसिस हुई 1986 में हुई, इसको अप्रूवल फ्रेंड्स और लेट मिला। अगर इसके अप्रूवल की बात करें तो फ्रेंड्स आई थिंक इसको अप्रूवल जो मिला वो 1997 में जाके मिला। उसके बाद फ्रेंड्स फेज डिस्प्ले सिंथेटिक टेक्निक आई, उसके द्वारा एंटीबॉडी का प्रोडक्शन किया गया और फाइनली ह्यूमन एंटीबॉडी बनाई गई। ह्यूमन एंटीबॉडी में अगर आप देखें एडालीमुमाब। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखें LI देखने को मिल रहा है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इम्यूनोमोडुलेटर का काम कर रही है, उसी के साथ यू अटैच है, तो यू मीन्स ह्यूमन एंटीबॉडी है। एंड फाइनली अब देखें फ्रेंड्स अभी फुल्ली ह्यूमन एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं। लाइक इसका एग्जांपल आप देखें पेनिट्यूमाब, तो पेनिट्यूमाब में आप देखें कि यू है और टी है, यानी कि ट्यूमर को टारगेट करेगी, और यू आपको दिख रहा है तो वहाँ पे ह्यूमन एंटीबॉडी है जो 1994 में बनी। और इसके अप्रूवल की अगर हम बात करें फ्रेंड्स 2007 या 6 में इसको अप्रूवल मिला FDA के द्वारा फ्रेंड्स एज ए थेरापेटिक यूज के लिए। तो फ्रेंड्स ये था कि कैसे साइंस ने एडवांस किया, कैसे जो इम्यूनो रिएक्टिविटी थी वो कम की, लाइक माउस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से फुल्ली ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाई, और जो क्रॉस रिएक्टिविटी थी, जो रिएक्शन थी एंटीबॉडी का अगेंस्ट, वो बिल्कुल ही रिड्यूस कर दी गई। यहाँ पे आप देखें कि 1975 से इतना डेवलपमेंट हुआ फ्रेंड्स 1994 तक ही, यानी कि अराउंड 20 ईयर में ही साइंस इतना एडवांस डेवलपमेंट कर गई फ्रेंड्स कि वो उन्होंने फुल्ली ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बना दी। यहाँ पे आपको एक चीज़ और पॉइंट याद रख ले फ्रेंड्स, 1975 में कोलर एंड माइलस्टोन ने जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इन्वेंट की, उस इसी के लिए इनको 1985 में आई थिंक नोबेल प्राइज़ भी मिला। फ्रेंड्स ये बहुत ही उस टाइम का आप बोल सकते हैं कि बहुत ही बड़ी इन्वेंशन थी फ्रेंड्स, जिसने एकदम पूरा आप बोल सकते हैं कि जो थेरेप्यूटिक जो एंटीबॉडीज़ यूज़ हो रही थी उनमें एक तरह से बहुत ही बड़ी रोल प्ले किया फ्रेंड्स।
अब फ्रेंड्स इसके बाद चलते हैं हम कुछ एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल मोस्टली बहुत बार नाइपर में पूछे गए हैं। उन एग्जाम्पल का आप नॉन प्रोप्राइटरी नेम आपको दे दिया गया है, वहाँ पे प्रोप्राइटरी नाम देने के बाद उसका ब्रांड नेम पूछ लिया गया है या उसका इंडिकेशन पूछ लिया गया, कभी कभी कंपनियाँ भी पूछ ली गई हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कुछ मोस्ट जो फेमस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं उनका यहाँ पे नेम आपको लिखा हुआ है, उन्हीं के साथ उनका ब्रांड नेम, कंपनी नेम और उनका इंडिकेशन आपकी यहाँ पे टेबल बनाई हुई है। आगे भी कुछ एंटीबॉडी हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। अब फ्रेंड्स हम कुछ देख लेते हैं लाइक एडालीमुमाब। अब एडालीमुमाब में आप देखें कि एल आपको देखने को मिल रहा है, उसी के साथ आपको यू देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स आप ये चीज़ अच्छे से समझ गए होंगे कि एल देखने को मिल रहा है तो ये इम्यूनोमोडुलेटर का काम करेगी फ्रेंड्स, और अगर आपको इसी के साथ यू देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब ये ह्यूमन एंटीबॉडी है। अब इसी का ब्रांड नेम हुमीरा है फ्रेंड्स, एबॉट ने इसको बनाया, और इसके जो मोस्ट कॉमन इंडिकेशन है यानी कि की इंडिकेशन हम बोल सकते हैं वो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। एडालीमुमाब के बारे में आपको एक बात और याद रखनी है फ्रेंड्स, ये वर्ल्ड की टॉप सेलिंग ड्रग्स के अंदर आती है फ्रेंड्स। जो 2021 की भी अगर देखें तो वर्ल्ड की टॉप सेलिंग ड्रग है। इस पर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं फ्रेंड्स, उसकी लिंक आपको मैं आई बटन में दे दूंगा, वो भी आप जाकर डेफिनेटली देख लें। ऐसे ही फ्रेंड्स हम बात करते हैं पैनिट्यूमुमाब की, जो कि हम बता चुके हैं कि फुल्ली ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। इसमें आप देखें कि यू आपको देखने को मिल रहा है, टी यू देखने को मिल रहा है, यानी कि टी यू से आप यहाँ पर स्पेसिफिक कर सकते हैं कि ये ट्यूमर को टारगेट कर रही है, और उसी के साथ ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, यानी कि ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विच टारगेट द ट्यूमर। अब इसका आप ब्रांड नेम देखें तो वैक्टिबिक्स है फ्रेंड्स, ये एमजन ने बनाई, और इसका मोस्टली जो कोलोरेक्टल कैंसर के लिए इसको यूज किया जाता है। ऐसे ही फ्रेंड्स आप और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, लाइक गोलीमुमाब है, एल आई यहाँ पे आपको दिख रहा है तो इम्यूनोमोडुलेटर है। यानी कि फ्रेंड्स मोस्टली जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं वो इम्यूनोमोडुलेटर की तरह ही काम करेंगे, यानी कि जहाँ पे या तो आप देखें कि उनका जो एप्लीकेशन है वो कैंसर में उनको थेरापेटिक यूज किया जा रहा है, या जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं उनमें उनको यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि ये एक तरह से इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई करने का काम कर रही हैं। तो फ्रेंड्स उन्हीं कंडीशन में आप देखें कि यहाँ पे इनका ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूज़ देखने को मिलेगा। ऐसे ही फ्रेंड्स आप और भी एग्जाम्पल हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल मैं आपको टेलीग्राम में इनकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, आप सारे के सारे ये लेक्चर अच्छे से वहाँ पे देख लें। उसके बाद फ्रेंड्स और कुछ एग्जाम्पल हैं हम यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं, लाइक डेराटुमुमाब है। डेराटुमुमाब में आप देखें कि टी यू आपको दिख रहा है और एज वेल एज यू भी दिख रहा है, तो इसका मतलब ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है वो ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, और जो कैंसर के लिए स्पेसिफिक है, और स्पेसिफिक कैंसर की अगर हम बात करें तो मल्टीपल माइलोमा के लिए है। ऐसे ही फ्रेंड्स एक और एग्जांपल मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, पेम्ब्रोलिजुमाब, यानी कि जिसको कीट्रूडा बोलते हैं फ्रेंड्स, और ये मर्क एंड कोनेव इन कॉम्बिनेशन ऑफ ओट्सुका होल्डिंग्स के साथ इसको बनाया फ्रेंड्स। और इसका जो पर्टिकुलर यूज है वो नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर है उसमें यूज है, यानी कि मेलानोमा में भी इसका यूज होता है। और फ्रेंड्स ये दूसरे नंबर की टॉप सेलिंग ड्रग है 2021 की, आपको ये चीज़ याद रख लेनी है। यानी कि पहली जो आपने देखी वहाँ पे ह्यूमिरा थी, एडालीमुमाब, उसके साथ पेम्ब्रोलिजुमाब, कीट्रूडा है, सेकंड नंबर पे है। उसी के साथ कुछ और एग्जांपल फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए, कुछ एक्सेप्शन भी थे, लाइक एनाकिंड्रा एंड एटानरसेप्ट। वहाँ पे आप देखें कि जो इनका जो यूज है बेसिकली रोमेटॉइड अर्थराइटिस और अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए है, आप यह चीज़ देख लें। टोक्लीजुमाब की अगर बात करें फ्रेंड्स, जेमरा है इसका नाम, रोश ने इसको बनाया, इसका भी पर्टिकुलर यूज जो है रोमेटॉइड अर्थराइटिस और जुवेनाइल आइडियोपैथिक अर्थराइटिस में इसका यूज हो रहा है। यानी कि एल आई मीन्स इम्यूनोमोडुलेटर, जेड यू मीन्स आपको फ्रेंड्स हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ह्यूमनाइज एंटीबॉडी। तो वो चीज़ें फ्रेंड्स आपको अच्छे से ये सब याद रख लेनी है। लाइक यहाँ पे देखें रिटुक्सिमाब में आप एक्सआई दिख रहा है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये काइमेरिक एंटीबॉडी है। तो ये था फ्रेंड्स आज का डिस्कशन सारा का सारा। आप उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो नाइपर जेडबल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जीपेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ इनको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपकी नॉलेज के लिए भी एज वेल एज आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।